अगर डोरमेंट कंपनी की बात करें बच्चों कि डोरमेंट कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फ्यूचर में चांसेस है कि बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, बट अभी फिलहाल कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में ऐसी कंपनी के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि कंपनी बंद कर ली जाए, और एक रास्ता ऐसा होता है कि कंपनी को इनएक्टिव कर लिया जाए। क्या बोला मैंने? इनएक्टिव मतलब कुछ दिनों के लिए क्लोज कर लिया जाए, डोर क्लोज कर दिया जाए। तो अगर कंपनी कुछ दिनों के लिए डोर क्लोज करना चाहती है तो इसके लिए कंपनी को आरओसी से स्टेटस लेना पड़ता है। आरओसी से क्या लेना पड़ता है? स्टेटस। और आरओसी को स्टेटस मिल जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, जब कंपनी कुछ अच्छी पोजीशन में आ जाती है तो फिर दोबारा से कंपनी एक्टिव हो जाती है। लेकिन उसके लिए भी कंपनी को ये इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचानी पड़ती है? आरओसी तक। मुद्दा ये उठता है कि मैम जैसे मान के चलो कोई कंपनी उसने कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर लिया है, तो वो कितने टाइम तक उस प्रॉपर्टी के साथ कंपनी जीवित रह सकती है और बिजनेस बिना करे? तो मैक्सिमम टाइम होता है 5 साल। कितने साल होता है? बहुत डिटेल वर्जन इस टॉपिक का आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में देखने को मिलेगा। बहुत डिटेल में जब आप देखोगे तो सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको डिटेल वर्जन पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक बेसिक व्यू दिया है। तो इट मींस ये कंपनी जो इनएक्टिव है वो कितने साल तक रह सकती है? 5 साल तक। या तो 5 साल के अंदर अंदर आपको कंपनी को एक्टिव करार देना पड़ेगा। अगर कंपनी को 5 साल में आप एक्टिव करार नहीं दे पाए, सपोज 5 साल में आप कंपनी को एक्टिव नहीं करा पाए, तो कंपनी का नाम हटा दिया जाता है हमेशा के लिए, और कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अब स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या होता है? आरओसी रजिस्टर बनाती है, और जिस कंपनी का नाम उस रजिस्टर में होता है वो कंपनी जीवित है, और जिसका नाम रजिस्टर में नहीं है वो जीवित नहीं है। तो कंपनी क्या करती है? आरओसी क्या करती है? जब उसे लगता है 5 साल हो गए, ये तो अभी तक भी क्या है? इनएक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में आरओसी उसका नाम क्या कर देती है? स्ट्राइक ऑफ कर देती है। तो 5 साल के बाद 2 ऑप्शन रहते हैं, क्या क्या? या तो कंपनी को एक्टिव करा लो, या कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? स्ट्राइक ऑफ। इतनी बात समझ में आई? अब थोड़ा सा समझते हैं। हमने कहा डोरमेंट कंपनी है कि हाँ जी है, डोरमेंट कंपनी फॉर्म की गई, डोरमेंट कंपनी फॉर्म की गई है, और डोरमेंट कंपनी रजिस्टर की गई है। क्या क्या बताया मैंने, जरा बताना? डोरमेंट कंपनी फॉर्म्ड एंड डोरमेंट कंपनी रजिस्टर्ड। ओके। और ये होल्ड क्या कर रही है? एसेट्स, या फिर क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैम हमें तो नहीं पता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने क्या बताया था? जो इंटेलिजेंसी से आती है, जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, डिजाइन है, ये सब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उनके यहाँ पे क्या नहीं है? क्या नहीं है बताना जरा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, जिसे क्रक्स में हम बोल सकते हैं सैट। क्या बोल सकते हैं? बताना जरा, क्या बोल सकते हैं? सैट। सैट का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और इनके यहाँ पे क्या नहीं है? बताइए ना जल्दी से। इनके यहाँ पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। क्या बोला मैंने? इनके यहाँ पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सच अ कंपनी, ये वाली कंपनी, या फिर इनएक्टिव कंपनी, ये वाली कंपनी या इनएक्टिव कंपनी क्या लगा सकती है? एप्लीकेशन। बताइए क्या लगा सकती है? एप्लीकेशन। किसके पास? आरओसी के पास, मतलब रजिस्ट्रार के पास। क्या करने के लिए? ऑब्टेन करने के लिए। कैसे स्टेटस? जल्दी जल्दी बताओ, कैसे स्टेटस? डोरमेंट कंपनी का स्टेटस। अब मुद्दा उठता है कि इनएक्टिव कंपनी किसे बोला जाता है? कि इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है? जिसने पिछले which has not been carrying on any business or operating on has not made any significant accounting transaction during last 2 financial year or not filed financial statement annual return during 2 financial year। मतलब पिछले 2 सालों से कंपनी का कोई अता पता ही नहीं है। पिछले 2 सालों के कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया, ना ही कंपनी ने आरओसी को इस बात की जानकारी दी, या फिर पिछले 2 सालों में कंपनी ने, हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ते हैं। किसके पास? आरओसी के पास। एनुअल फाइलिंग उसे बोलते हैं, एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करनी होती है, ना ही एनुअल फाइलिंग करी। कितने सालों से? 2 सालों तक। तो ऐसी कंपनी का नाम क्या कर दिया जाता है? इनएक्टिव कंपनी। क्या बोला जाता है? इनएक्टिव कंपनी। लेकिन इस कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। अगर ये कंपनी ओपीसी है तो 1
डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अगर ये कंपनी प्राइवेट है तो 2 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, और अगर ये कंपनी पब्लिक है तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स उसे मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर कंपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करती तो कंपनी का नाम क्या कर दिया जाएगा? स्ट्राइक ऑफ। क्या कर दिया जाएगा? स्ट्राइक ऑफ, नाम पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? एक बार मैं फिर से पूरे टॉपिक को रिवाइज करा रही हूं। आपका सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल में टॉपिक है, यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया। सबसे पहली बात, डॉर्मेंट इज नॉट अ कंपनी, डॉर्मेंट इज अ स्टेटस ऑफ कंपनी। क्या बोला मैंने, जरा बताना? डॉर्मेंट इज अ स्टेटस ऑफ कंपनी, ये कंपनी का एक स्टेटस है डॉर्मेंट। दूसरी चीज यहाँ पे हमने समझी कि ये जो कंपनी होती है ये फॉर्म की गई, रजिस्टर की गई, होल्ड क्या कर रही है? एसेट्स या फिर क्या? एसेट्स या फिर क्या? जल्दी बताइए। एसेट्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसके लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन इनके यहाँ पे क्या नहीं है? हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन इनके यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ऐसी कंपनी क्या कर सकती है? एप्लीकेशन लगा सकती है। किसके पास? आरओसी के पास। किसके पास एप्लीकेशन लगा सकती है? आरओसी के पास। क्या ऑब्टेन करने के लिए? स्टेटस। कैसा स्टेटस? डॉर्मेंट कंपनी का। कितने साल तक डॉर्मेंट रह सकती है? 5 साल तक। 5 साल तक, या तो 5 साल के अंदर या तो एक्टिव हो जाएगी, नहीं तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या है? इनएक्टिव कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसका पिछले 2 सालों से कोई अता पता नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि अगर ओपीसी है तो 1, प्राइवेट कंपनी है तो 2 और पब्लिक कंपनी है तो 3। अगर कंपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती तो कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? स्ट्राइक ऑफ। अब क्लियर हो गया? अब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको पढ़ाने जा रही हूं, और दैट इज द होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। होल्डिंग और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसीलिए मैंने फ्रेश क्लास में सोचा था कि जब फ्रेश क्लास होगी तभी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी होल्डिंग और सब्सिडरी का। होल्डिंग और सब्सिडरी का ये जो टॉपिक है ये फ्रेश क्लास में मैंने प्लान किया था कि जब भी फ्रेश क्लास होगी उसी क्लास के दौरान मैं आपको ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों? चलो जी, सबसे पहली चीज हम समझेंगे यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय द होल्डिंग कंपनी, है ना? होल्डिंग कंपनी किसे बोलते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय द सब्सिडरी कंपनी? एक्चुअली एक कंपनी, मेरे साथ साथ बोलना, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में कंट्रोल करना चाहती है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। जो कंपनी कंट्रोल करती है, जो कंपनी कंट्रोल करती है उसको कंट्रोलिंग नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। जिसका होल्ड है, क्या बोला जाता है उसे? होल्डिंग कंपनी। जिसमें कंट्रोल करती है उसको बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। क्या बोला जाता है? सबसे पहली चीज, जो कंपनी कंट्रोल करती है उसे, जो होल्ड करती है उसे क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। जिसमें कंट्रोल करती है सब्सिडरी कंपनी। होल्ड करने के कितने रास्ते? 2 रास्ते। समझ आई इतनी बात? अब सुनिए, मान के चलिए ये एक्स लिमिटेड है। क्या है ये? एक्स लिमिटेड है, और ये वाई लिमिटेड में कंट्रोल करना चाहती है। ये क्या चाहती है बच्चों? वाई लिमिटेड में कंट्रोल करना चाहती है। तो इसके पास जो कंट्रोल करने के 2 रास्ते हैं। इसके पास कंट्रोल करने के कितने रास्ते हैं? एक है रास्ता नंबर 1 और दूसरा है रास्ता नंबर 2। कितने रास्ते बताना जरा? एक है रास्ता नंबर 1 और दूसरा है रास्ता नंबर 2। किसी भी रास्ते को फॉलो करके दूसरी कंपनी को होल्ड कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द रास्ता नंबर 1। क्या बताया जरा बताना मैंने? व्हाट डू यू मीन बाय द रास्ता नंबर 1? रास्ता नंबर 1 है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला जरा बताना? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट मींस कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कंपोजिशन किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन हमें तो पता ही नहीं व्हाट डू मीन बाय द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पहले कंपोजिशन का मतलब समझते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक्स कंपनी के पास, मतलब होल्डिंग कंपनी के पास कुछ इस तरीके के राइट्स हैं, कुछ इस तरीके के राइट्स हैं कि ये एक्स कंपनी
वाई कंपनी के या तो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। मैम समझ नहीं आया। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है यहां पे कि ये जो एक्स लिमिटेड है ना, ये वाई कंपनी में ऑल, क्या बोला मैंने, ऑल मतलब सारे के सारे या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को वाई कंपनी के क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, या फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर सकती है, रिमूव। फिर से सुनो, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है कि एक्स कंपनी के पास ऐसी पावर है कि एक्स कंपनी वाई कंपनी में सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है, या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है। ऐसी पावर, ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रखा है किसने, एक्स कंपनी ने। तो उसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बताइए रास्ता नंबर 1 इज इक्वल्स टू क्या है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर से बताइए, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर से बताइए, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर से बताइए, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अपॉइंट और रिमूव, अपॉइंट और रिमूव, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स। क्लियर। कम टू द रास्ता नंबर 2 एंड रास्ता नंबर 2 क्या कहता है, एक्सरसाइज और कंट्रोल। अब बिल्कुल प्यार से सुनना, लाइव स्टूडेंट समझ में आ रहा है, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन कितना, 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ऑफ टोटल वोटिंग पावर, आइदर एट इट साउंड, या तो अकेली कंट्रोल कर रही है या फिर टुगेदर विद 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी, या तो अकेली कंट्रोल कर रही है या अपने साथ, अपनी सब्सिडरी के साथ कंट्रोल कर रही है। मैम समझ नहीं आया पॉइंट, दोबारा सुनो, या तो अकेली कंट्रोल कर रही है कितना, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, किसमें, दूसरी कंपनी में, जिसको क्या करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है। यस और नो। तो इट मींस, अब इधर देखो, ये एक्स लिमिटेड है, ये एक्स लिमिटेड है, वाई में कंट्रोल करने के कितने रास्ते हैं, एक रास्ता 1 है, एक रास्ता 2 है। रास्ता नंबर 1 क्या कहता है, जल्दी बताओ, कि वाई कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर है, सारे के सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं। रास्ता नंबर 2 क्या कहता है, रास्ता 2 कह रहा है कि एक्स लिमिटेड या तो अकेली, एक्स लिमिटेड या तो अकेली या फिर अपनी किसी और सब्सिडरी के साथ मिलके वाई लिमिटेड के अंदर कितना, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो दोनों रास्ते समझ में आए, पहला रास्ता क्लियर था। दूसरा रास्ता क्या कह रहा है, वोटिंग पावर कंट्रोल करनी है, या तो एक्स अकेली या एक्स अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर कंट्रोल कर सकती है। ठीक है। अब मान के चलो, हमने कहा यहां पे ये जेड लिमिटेड है या ये एन लिमिटेड कंपनी है, एन लिमिटेड को ऑलरेडी एक्स लिमिटेड ने क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। तो ये एक्स लिमिटेड की क्या हो गई, जल्दी बताइए, ऑलरेडी सब्सिडरी, ऑलरेडी क्या है, सब्सिडरी। तो किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बताइए जल्दी से, किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्स, केस 1 क्या हो सकता है, अकेली एक्स। केस 2 क्या हो सकता है, एक्स प्लस एन, यस और नो। एक्स कौन है, होल्डिंग कंपनी, एन कौन है, इसकी सब्सिडरी कंपनी, और ये दोनों मिलके किसमें कंट्रोल कर रहे हैं, वाई में। क्या ये बात समझ में आई, पक्का पक्का, कच्चा कच्चा, जल्दी बताइए, पक्का पक्का समझ में आई, कच्ची कच्ची, पक्का पक्का 100%। अब सुनो, हमने कहा एक्स, अब तुम जवाब देके बताना, एक्स, एक्स तुम्हारा वाई से क्या कनेक्शन है, तो एक्स वाई की क्या है, यस रिप्लाई करिए बच्चों, एक्स वाई की क्या है, एक्स वाई की क्या है, एक्स से पूछा जा रहा है आपका वाई से क्या कनेक्शन है, वाई आपकी क्या है, सब्सिडरी कंपनी। और अगर वाई से पूछे वाई
तुम्हारा एक्स से क्या कनेक्शन है? हाँ, होल्डिंग कंपनी। समझ में आया? तो हमने पूछा एक्स एक्स तुम्हारा वाई से क्या कनेक्शन है? वाई तुम्हारी क्या लगती है कि मेरी सब्सिडरी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें कंट्रोल कर रखा है, चाहे रास्ता 1 से या रास्ता 2 से। फिर हमने वाई से पूछा वाई कि तेरा एक्स से क्या कनेक्शन है, कि ये मेरी क्या है? होल्डिंग कंपनी की, इसने मेरे में क्या कर रखा है? कंट्रोल। अब थोड़ा सा आगे सुनो। मान के चलो वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को कंट्रोल कर रखा है। वाई लिमिटेड ने किसको, जरा बताना? जेड लिमिटेड को। वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को कंट्रोल कर रखा है। हमने पूछा जेड कि हाँ, कि तुम्हारा वाई से क्या कनेक्शन है? तुम्हारी वाई क्या लगती है? पक्का? तो वाई ने कहा, सॉरी जेड ने कहा वाई जो है मेरी वो क्या है? होल्डिंग कंपनी। हमने पूछा वाई तेरा जेड से क्या कनेक्शन है? जेड तुम्हारी क्या है? सब्सिडरी कंपनी। इतनी बात समझ में आई। लेकिन हमने पूछा एक्स कि हाँ, कि तुम्हारा जेड से क्या कनेक्शन है? दिमाग पे थोड़ा जोर डालना। हमने कहा एक्स कि हाँ, कि तुम्हारा जेड से क्या कनेक्शन है? तुम्हारा जेड से क्या कनेक्शन है? बताइए ना, जेड से क्या कनेक्शन है? पक्का 100% कि वो मेरी क्या है? कैसे? तो हम बोल सकते हैं एक्स को बोल सकते हैं ए। देखो सुनो, एक्स को बोल सकते हैं ए, यस और नो? जल्दी बताओ। पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, पुट कर दी। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तो ए इज इक्वल्स टू सी। समझ आया? मजा आया? इट मीन्स एक्स की जेड भी क्या हो जाएगी? सब्सिडरी। और वाई भी क्या हो जाएगी? सब्सिडरी। जेड की होल्डिंग वाई एंड और कौन है? एक्स। क्लियर? ऑल क्लियर? 100%। ये था आपका होल्डिंग और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट डालेंगे, फिर दोबारा से आपको पढ़ने का मिलेगा नेक्स्ट लेवल में। लेकिन अभी तक यहां पे कोई डाउट हो तो बताइए। इट मींस किसी भी कंपनी को कंट्रोल करने के 2 रास्ते होते हैं, रास्ता 1, रास्ता 2। रास्ता 1 कहता है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी। रास्ता नंबर 2 कहता है कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। सब्सिडरी की सब्सिडरी इज ऑल्सो सब्सिडरी। ओके, अगर किसी होल्डिंग की 2 सब्सिडरी है, एक सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरी, तो वो भी उसकी क्या मान ली जाएगी? सब्सिडरी कंपनी मान ली जाएगी। और डिटेल कॉन्सेप्ट, इसके एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में। अभी यहां तक आपको समझ आया हो तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं वो इस लेवल पे इतना ही ज्यादा है। इसका एडवांस वर्जन हम एग्जी में पढ़ेंगे। सारा यही पढ़ा दूंगी तो वहां क्या पढ़ोगे? समझ आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? हाँ पूछिए जी। समझ नहीं आ रहा? आप मास्क हटा दो यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक्स कंपनी कंट्रोल क्यों करना चाहती है? एक्वायर कर रही है, पैसा है उसके पास, उसे अपना काम करवाना है, अपनी मनमानी करवानी है, अपना कोई बिजनेस चलाना है कंपनी के थ्रू, इसलिए। एक्स कंपनी वाई कंपनी को, एक्स कंपनी वाई कंपनी को होल्ड कर रही है और जेड कंपनी भी वाई को होल्ड करता है। अच्छा एक बात बताओ, जब ऑलरेडी एक कंपनी ने कंट्रोल कर लिया तो दूसरी कंपनी कंट्रोल कैसे करेगी? जब वाई कंपनी को एक्स ने कंट्रोल कर लिया तो जेड कैसे कंट्रोल करेगा? जरा बताना एक बार सोच के। नहीं समझ में आया? 51% जब उसने कंट्रोल कर रखे है तो दूसरा कैसे कंट्रोल करेगा? बचेगा तभी तो कंट्रोल करेगा। मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर तो उसी के पास चली गई। समझ आ गया नसीम? ओहो अच्छा, हाँ चलिए जी अगले कॉन्सेप्ट की ओर चले। होप सो
ये चैप्टर आज भी खत्म हो सकता है और कल की क्लास में तो खत्म हो ही जाएगा, कल भी मैं आपका सेशन लूंगी, ठीक है। तो कल आपका होप सो, या तो आज नहीं तो कल तो डैम श्योर है आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, कंपनी लॉ। मैंने आपसे बताया था संडे में मैं आपकी क्लास लूंगी, संडे में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करूंगी और यहां पर रेगुलर क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको लॉ का पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लॉ, सीएस और टॉट, ये आपके चैप्टर है। कंपनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ये बड़े चैप्टर्स है, कॉन्ट्रैक्ट एवरेज है, और सीएस और टॉट बहुत ही छोटे चैप्टर है, बहुत ही छोटे चैप्टर है, ठीक है। हार्डली 1 या 2 लेक्चर्स के चैप्टर है, वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। क्लियर हो रही है बात। तो अभी जो है हम कंप्लीट करेंगे किसे, पहले कंपनी लॉ को। कंपनी लॉ खत्म होते ही हम अगला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों। जो जो चैप्टर होता जाए उसे अच्छी तरीके से पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, कोई डाउट हो तो पूछते जाइए। एक बार सिलेबस खत्म होगा तो फिर उसके बाद हम मैराथन सेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो भी है अपना सिलेबस पूरा करने के बाद। तो हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की ओर। किसकी ओर चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को लेके। कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। सेक्शन 3 कहता है कि कंपनी फॉर्म की जा सकती है, लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए, लॉफुल। उसमें कहता है बाय 7 और मोर पर्सन्स, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें कितने मेंबर्स चाहिए, 7, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2, और ओपीसी है तो 1। कंपनी क्या हो सकती है, कंपनी में बी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी में बी लिमिटेड बाय गारंटी, और कंपनी में बी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो क्या क्या बताया मैंने, क्या क्या हो सकता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और कंपनी में बी अनलिमिटेड कंपनी। तो सेक्शन 3 ने कुछ बातें बताई है। सेक्शन 3 ने कहा कि कंपनी जो फॉर्म हुई है वो किसके लिए होनी चाहिए, लॉफुल पर्पस। मिनिमम मेंबर्स बताए, मिनिमम मेंबर्स कैसे, 7 और मोर पर्सन्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सन्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1 और मोर पर्सन इन केस ऑफ ओपीसी कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, और कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है। अब हम चलेंगे बच्चों सेक्शन नंबर 7 की ओर, और सेक्शन 7 जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, सेक्शन 7 के अंदर क्या दिया गया, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि किस तरीके से एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। क्या बताया मैंने, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, किस तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो देखिए सेक्शन 7 के अंदर टोटल कितने सबसेक्शंस हैं, 7 सबसेक्शंस आर देयर। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, क्या बोला मैंने, सेक्शन 7 सेक्शन 3 दोबारा बताऊं, सेक्शन 3 बहुत सिंपल है। सेक्शन 3 कह रहा है कि कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 7, और ओपीसी के लिए 1। कंपनी जब भी बनाओगे उसका पर्पस क्या होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, और कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है। कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी, क्या बताया मैंने, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है। क्लियर या ऑल क्लियर, अब क्लियर हो गया। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर टोटल कितने सबसेक्शंस हैं, देयर आर टोटल 7 सबसेक्शंस। सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। क्या बताया मैंने, जरा बताना, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 भी कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है जरा देखते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कह रहा है कि भैया कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरओसी को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। क्या फाइल करनी पड़ेगी, आरओसी को क्या भेजनी पड़ेगी, जरा बताना, एप्लीकेशन। किसको फाइल करेंगे, आरओसी। जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसमें साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, साथ में कुछ क्या होंगे, साथ में कुछ क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे कि आज की डेट में इस एप्लीकेशन का जो नाम है ना वो स्पाइस प्लस है। क्या है,
मतलब एप्लीकेशन का फॉर्म का जो नाम है वो क्या है, स्पाइस प्लस, स्पाइस प्लस के नाम से है। तो डॉक्यूमेंट्स जब फाइल करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, एमओए, एओए, एमओए, एओए। दूसरा डेक्लेरेशन, दूसरा क्या बताया मैंने, डेक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स प्लस डायरेक्टर, मैनेजर या फिर सेक्रेटरी। डेक्लेरेशन किस चीज का होगा, डेक्लेरेशन की कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है वो किसके हिसाब से हो रही है, एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ। डेक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स, क्या बोला मैंने, डेक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन है, जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, जो क्या है फर्स्ट मेंबर्स, और फर्स्ट डायरेक्टर का नाम, और क्या इंफॉर्मेशन होगी, एड्रेस किसका, रजिस्टर्ड ऑफिस, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स, पूरी इंफॉर्मेशन किसकी होगी, सब्सक्राइबर्स, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। तो इट मींस पहले स्टेप बताओ क्या होगा, सबसे पहले क्या जाएगी, एप्लीकेशन किसको, आरओसी को, और साथ में डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि एमओए, एओए, डेक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, सीएसीएस या सीएमए, और डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी। डेक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, वही सब्सक्राइबर फर्स्ट मेंबर्स जो होते हैं। एड्रेस किसका होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब सुनो आगे, अब आगे क्या होगा, अब आगे होगा आरओसी इशू करेगी क्या, सीओआई। क्या बोला मैंने, जरा बताना, सीओआई। सीओआई का मतलब क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्या मेंशन होगा, सिन नंबर। क्या मेंशन होगा, सिन नंबर। मैम ये क्या होता है, ये कंपनी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर एक कंपनी का सेपरेट है। जितनी भी कंपनी, जैसे आपका आधार नंबर यूनिक होता है, इसी तरीके से कंपनी का आरओसी की तरफ से एक यूनिक नंबर मिलता है जिसको डाल के आप कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CIN। और डेट, जिस दिन कंपनी पिक्चर में आई उस दिन से कंपनी की क्या हो जाती है, जैसे कंपनी पिक्चर में आती है तो कंपनी की क्या हो जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बताया मैंने, जरा बताना, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करती है, कहां पर, कहां पर प्रिजर्व करती है डॉक्यूमेंट्स, जल्दी बताओ, रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर किसी भी पर्सन ने फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करी या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश करी, या तो फॉल्स इंफॉर्मेशन या फिर क्या, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, किसको, आरओसी को, तो अब तो जेल में, और जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो वो लायबल हो जाएगा कहां पर, अंडर सेक्शन, कहां पर लायबल होगा जरा बताना, अंडर सेक्शन 447। उसी के साथ साथ आगे कहता है कि भैया कि क्या, कि ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल के पास भी पावर दी है, ट्राइब्यूनल को भी पावर दी है कि अगर किसी भी पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई है, और वो किस बेसिस पर लगाई है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फॉल्स एंड क्या, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो यह ट्राइब्यूनल की पावर है। ट्राइब्यूनल क्या क्या कर सकती है, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या कर देगी, अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि आपने जो कंपनी बनाई वो किस बेसिस पर बनाई, रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। या फिर कंपनी का नाम कहां से रिमूव कर सकती है, रजिस्टर से, या कंपनी को क्या कर सकती है, वाइंड अप मतलब बंद करने का आदेश दे सकती है, या कोई अदर ऑर्डर पास कर सकती है एज थिंक फिट। फिर से सेक्शन 7 को रिपीट करते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ साथ सबसे पहले बताओ, जब कंपनी बनाई जाएगी तो इसकी क्या फाइल करेंगे, एप्लीकेशन, किसको, आरओसी को। साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, एमओए, एओए, डेक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स, डायरेक्टर, मैनेजर एंड सेक्रेटरी, डेक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम, एड्रेस किसका, रजिस्टर्ड ऑफिस, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। फिर आरओसी क्या इशू करेगी, COI, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर क्या होगा, सिन नंबर, और क्या होगी, डेट, और क्या हो जाएगी कंपनी की, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करेगी कहां पर, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पर। अगर किसी भी पर्सन ने क्या फाइल करी, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी,
तो ऐसे केस में लायबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन कहाँ 447। ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर कंपनी बनाई तो यहाँ पे लायबिलिटी हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ पावर्स हैं, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो सकती है अनलिमिटेड। उसी के साथ कंपनी का नाम क्या किया जा सकता है रिमूव, कंपनी को बंद करने के क्या दिए जा सकते हैं ऑर्डर, और पास सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट। कोई डाउट यहाँ पे? आगे चलो, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी फ्रेंकली विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर किसी तरीके का कोई डाउट आपको फील हो रहा है तो आप यहाँ पे फ्रेंकली पूछ सकते हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स दैट इज नोन एज शेयर। याद आ रहा है? अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना सब पढ़ा पढ़ा सा है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी is divided into small parts that is known as share, and the person who hold the share is known as, जो व्यक्ति शेयर होल्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल, कितने तरीके की कैपिटल होती है? सबसे पहले जब कंपनी बनाई जाती है तो आरओसी से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कैपिटल का, आरओसी से ऑथोरिटी लेनी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? ऑथोराइज्ड कैपिटल। दैट इज टू बी ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम, दैट इज टू बी ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम। नंबर 2 पे क्या होती है हमारी? इशूड कैपिटल। क्या होती है? इशूड कैपिटल, जो ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होती है। क्या बोला मैंने? ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। फिर उसके बाद होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होती है उसके बाद? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल इज नॉन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर होती है कॉल्ड अप कैपिटल, जो कॉल करते हैं ना उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जो पे कर दी जाती है, कॉल्स पे करते हैं, पेड अप कैपिटल। फिर से सुनो, सबसे पहले जब कंपनी बनती है तो क्या बोलते हैं उसे? ऑथराइज्ड। ऑथोरिटी ले ली, अब इसमें सही इशू करना है, तो जो ऑथोरिटी ले लेते हैं जब इसमें सही इशू करते हैं तो उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। फिर उसके बाद क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, जितना सब्सक्रिप्शन आ गया। फिर उसके बाद क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल, जो कॉल की जाती है। पेड अप, जो पे हो जाती है। उसी के साथ साथ शेयर कैपिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज अ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकेंड वन इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज नॉट अ व्हाट? विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल है? जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। और प्रेफरेंस कौन सी है? जहां पे प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल राइट्स। किस किस चीज को लेकर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं किस किस चीज को लेकर, जरा बताना। रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरा मैंने क्या बताया? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये यहां पे गलत लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फिर से सुनिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 2 तरीके के राइट्स मिलेंगे। 2 तरीके के क्या मिलेंगे? राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट्स, पेमेंट राइट ऑफ डिविडेंड, और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरा क्या बताया मैंने? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पहला डिविडेंड का राइट और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इट मींस कैपिटल कितने तरीके की हुई? 2। वन इज अ इक्विटी एंड सेकंड वन इज अ प्रेफरेंस। इक्विटी कैपिटल वो कैपिटल है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, और प्रेफरेंस वो है जिसमें 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। पहला पेमेंट राइट टू डिविडेंड, और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जिसके पास ये 2 पहले अधिकार होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी वो होती है जो प्रेफरेंस नहीं होती है। आगे चलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं। सो हमने यहां पे कहा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी को मैनेज करने के लिए कैसे पर्सन्स की जरूरत है? नेचुरल पर्सन, जो कंपनी को क्या देते हैं? डायरेक्शन। और उनको क्या बोला जाता है? वेरी गुड, ये हमने बेसिक क्लास में ही पढ़ लिया था। अच्छा, अकेला है तो डायरेक्टर, और कलेक्टिव बॉडी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2
क्लॉज 10 के अंदर डिफाइन है। कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 10, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, डायरेक्टर बनने के लिए सिर्फ कौन होना चाहिए? ओनली एन इंडिविजुअल टू बी अ डायरेक्टर। सिर्फ एक इंडिविजुअल ही क्या बन सकता है? डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास माइंड है ना। उसी के साथ साथ कंपनी तो खुद ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, नहीं? तो इसीलिए उसको डायरेक्ट करने के लिए कैसे पर्सन की जरूरत है? इंडिविजुअल। उसके बाद आगे देखिए बच्चों, मिनिमम ओपीसी में कितने डायरेक्टर चाहिए? 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 15 से ज्यादा भी पॉसिबल है। 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी को के अंदर क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। मैम ये एसआर क्या होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या बोला मैंने? मैम इसे क्या बोलते हैं? एक्चुअली जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनकी जनरल मीटिंग में 2 तरीके के रिजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। दोनों के बीच में अंतर यह है कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन होते हैं वो स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेशल वर्क्स में होते हैं। जैसे कि कैसे पास किए जाते हैं? 3 टाइम्स फेवर में वोट चाहिए। कितने फेवर में? 3 टाइम्स। जितने अगेंस्ट में वोट है उसके 3 टाइम्स फेवर में चाहिए होती है, तो वहां बोला जाता है एसआर पास किया है। क्या पास किया है? और एक होता है बच्चों ओआर। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। वहां पे जितनी नेगेटिव वोट्स हैं उसकी एक नेगेटिव से ज्यादा, चाहे एक ज्यादा हो, आपके फेवर में चाहिए होती है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। ओआर और एसआर में आपको मैंने एजीएम में कुछ अड्डा पढ़ाया था क्या? अड्डा ADDA, याद है? नहीं याद है? एजीएम के अंदर अड्डा पढ़ाया था ना, ADDA। A फॉर एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, D फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, हाँ, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन देयर रेम्युनरेशन। याद आया? तो हमने क्या कहा था? अड्डा। अड्डा के केस में हमेशा और हमेशा ओआर पास होता है। क्या पास होता है? और अड्डा को छोड़कर 99% क्या पास होता है? एसआर। जो अड्डा है वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, और अदर देन अड्डा क्या है? स्पेशल बिजनेस। मैम फिर से बताइए। कंपनी के अंदर 2 तरीके के बिजनेस आपको नजर आएंगे। कंपनी के अंदर 2 तरीके के बिजनेस आपको नजर आएंगे। एक नजर आएगा आपको अड्डा, दूसरा नजर आएगा अदर देन अड्डा। अड्डा इज इक्वल्स टू ऑर्डिनरी बिजनेस, अदर देन अड्डा इज इक्वल्स टू स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमेशा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस के लिए 99% चांस में होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, ओनली इन 1% सिचुएशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। समझ में आई बात? व्हाट डू मीन बाय द एसआर? अगर 4 वोट अगेंस्ट हैं तो एसआर पास करने के लिए 12 वोट फेवर में चाहिए। कितनी वोट फेवर में चाहिए? मतलब नेगेटिव से 3 टाइम्स ज्यादा, नेगेटिव से 3 टाइम्स ज्यादा, तो क्या पास हो जाता है? एसआर। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए अगर 4 वोट्स नेगेटिव हैं, अगर 4 वोट क्या है? नेगेटिव है, अगेंस्ट है, तो 5 वोट्स फेवर में चाहिए, तो क्या पास हो जाता है? ओआर। समझ आया कि नहीं आया? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा? जल्दी जल्दी बताओ। बिजनेस कितने तरीके के? फटाफट बताना। अब 2 तरीके के, कौन कौन सा? ओके। रिजोल्यूशन कितने तरीके के? 1 इज, सेकेंड 1। अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ओआर, स्पेशल बिजनेस के लिए और कभी कभी ओआर। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन किसे बोलते हैं? हाँ, अगेंस्ट से ज्यादा होनी चाहिए, फेवर में वोट क्या होनी चाहिए? ज्यादा। किससे? अगेंस्ट से। और एसआर के लिए 3 टाइम्स फेवर में चाहिए। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। क्लियर या ऑल क्लियर? अब आगे समझ में? सो हम यहां पे बात कर रहे थे कि अगर आप 15 डायरेक्टर, अच्छा ही बताओ, क्या ओपीसी में भी 15 डायरेक्टर हो सकते हैं? बताओ ना, क्या ओपीसी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं? सोच के बताइए। लाइव स्टूडेंट्स आप भी,
सारे बच्चे रिप्लाई किया करो, चुप रहने से कुछ नहीं होनेगा। क्या ओपीसी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं? थप्पड़ लगेगा तुम्हारे गाल पे अब खींच खींच के, वहीं आके लो जा पेन, वहीं जा इनके गाल पे थप्पड़ मार के आ। लाइव स्टूडेंट्स, आज पिटोगे तुम, सब पिटोगे, आज पिटोगे आज तुम। भैया डायरेक्टर तो 15 भी हो सकते हैं ना, मेंबर्स नहीं हो सकते। मेंबर्स एक है, एक था और एक ही रहेगा, लेकिन डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर 15 से किसी को ज्यादा डायरेक्टर करने कंपनी में, उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोथ आर द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब एक ही है, एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 10। अब यहां पे एक पॉइंट है, ये कहते हैं हर एक कंपनी के पास एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में रिसाइड किया हो, इंडिया में रुका हो। कितने दिन? हाउ मेनी डेज? 182 डेज। कब? इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कितने दिन? 182 डेज इंडिया में रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिडेंट डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेजिडेंट डायरेक्टर। तो इट मीन्स हर कंपनी, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट कितने रेजिडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? एक। रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है? जो कम से कम पिछले साल कितने दिन में 182 डेज कहां पर रहो? इंडिया में, पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे क्या बोलते हैं? रेजिडेंट डायरेक्टर। ये हर कंपनी में चाहिए। क्यों? क्योंकि मान के चलो कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई नोटिस देना है, कोई जानकारी देनी है, तो कम से कम एक डायरेक्टर कहां पे रिसाइड होना चाहिए? इंडिया में रिसाइड होना चाहिए। आगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, आगे क्या बोला हमने? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होगा पहला डायरेक्टर कौन है, या तो कहां लिखा होगा? आर्टिकल्स में। और आर्टिकल अगर छुपे तो फिर जो पहले सब्सक्राइबर थे ना, मिनिमम मेंबर्स जो थे, उन्हीं को मान लिया जाएगा। क्या क्या मान लिया जाएगा? शैल बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट डायरेक्टर। लेकिन वो क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल। अच्छा, कब तक? जब तक मेंबर्स डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करते, तब तक के लिए जो पहले मेंबर है उन्हीं को पहला डायरेक्टर मान लिया जाएगा। मैम दोबारा बताओ भैया। सबसे पहली बात ये, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। अभी जनरल मीटिंग तो हुई नहीं क्योंकि कंपनी अभी बनी है, तो तब तक के लिए डायरेक्टर कहां से आएंगे? कि आर्टिकल में जो लिखा होगा ये डायरेक्टर वही डायरेक्टर बन जाएगा। आर्टिकल चुप है, अगर सपोज आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल एकदम चुप है, तो क्या करेंगे? तो बताइए क्या करना है? तो भैया जो पहले मेंबर थे ना, उन्हीं को क्या मान लेंगे? फर्स्ट डायरेक्टर। कब तक के लिए? कब तक के लिए? जब तक कि डायरेक्टर्स को मेंबर्स अपॉइंट नहीं करते। तो टर्म देखो क्या लिखा है, अंटिल डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। अंटिल डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। अब बताइए कोई डाउट? कोई डाउट है यहां तक? फिर से बताओ, फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे? एओ में लिखा होगा, एओ में कुछ नहीं लिखा, साइलेंट है। तो सब्सक्राइबर देखो, एओए के अंदर क्या नहीं है? कोई प्रोविजन नहीं है। देन सब्सक्राइबर टू एमओए शैल बी अपॉइंटेड एज, और ओनली क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल। टर्म कितना होगा? अंटिल डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। दिन क्या है? मैंडेटरी। किसके लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए। दिन की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जब भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा तो उसकी क्या ली जाएगी? कंसेंट। और वो किसको भेजी जाएगी? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से चेक करने? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्लियर या ऑल क्लियर? दोबारा बताओ, दोबारा से सुनो।
दोबारा से समझते हैं इसे। सपोज करिए हमने क्या कहा यहाँ पे, हमने यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 10। हर कंपनी के पास एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो रेजिडेंट हो। रेजिडेंट का मतलब क्या? 182 डेज रिसाइड इन इंडिया एटलीस्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कैसा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होंगे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन नहीं है, देन सब्सक्राइबर टू एमओए शैल बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट डायरेक्टर। लेकिन क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल। टर्म क्या होगा? अंटिल डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। अच्छा, हर एक डायरेक्टर को बनने के लिए क्या जरूरी है? डिन। डिन की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी के साथ साथ जब भी कभी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो उसको क्या भेजनी पड़ेगी? कंसेंट। कितने दिन के अंदर? 30 डेज। 30 डेज कहां से चेक करने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्लियर या ऑल क्लियर? आगे चले, आगे बढ़े। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को या है? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आगे पढ़ाऊं या पिछला रिवाइज कराऊं? बताइए जल्दी से। आगे पढ़ाऊं या पिछला रिवाइज कराऊं? एज यू विश, जैसे आप कहोगे ऐसे, जो आप बोलोगे वही। आगे पढ़ाऊं या पिछला रिवाइज कराऊं? बोलो। अगले टॉपिक पढ़ाऊं या पिछला रिवाइज कराऊं? हाँ, शुरू से लेके लास्ट तक फटाफट रिवाइज करा रही हूं, जब से पार्ट ए से और लास्ट तक, ठीक है? क्योंकि कल की क्लास लास्ट क्लास होगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक? चलिए बच्चों, अब जल्दी से हम इसे पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, पूरे के पूरे को। तो देखिए जरा इधर, सबसे पहले जल्दी जल्दी रिवाइज करना। कंपनी कितने शब्दों से बना है? 2। पहला क्या है? कम। कम मीन्स कमिंग टुगेदर। पनीज मीन्स मील एंड ब्रेड। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टू अर्न प्रॉफिट। कितने रास्ते हैं? 2। वन इज इनकॉर्पोरेटेड, सेकेंड वन इज अनइनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड के पॉजिटिव पॉइंट: सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड नेगेटिव पॉइंट: wrapped by law, more legal formalities। अनइनकॉर्पोरेटेड के कितने फायदे हैं? लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। दूसरा एग्रीमेंट, नेगेटिव पॉइंट: अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। उसी के साथ साथ 2 रास्ते हैं, वन इज अ कंपनी एक्ट 2013, दूसरा सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 or any other previous company law. Company is an association of both natural and artificial person. उसी के साथ कंपनी के फीचर्स क्या है? SAT for PIC, S for separate legal entity, A for artificial person, T for transferability of share, P for perpetual succession, I for C for capacity to issue and be issued. उसी के साथ कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की जाती है तो कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। एक पर्सन होता है, उसके माइंड में क्या आता है? आइडिया। उसी के साथ पहला स्टेप क्या होता है? फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। दूसरा परचेज प्रॉपर्टी। तीसरा हायर प्रोफेशनल। नेक्स्ट प्रैक्टिसिंग CA एंड CS एंड CMA। प्रिपरेशन ऑफ MOA एंड AOA। एंड ये किसके पास फाइल किया जाता है? ROC। ROC अगर खुश होता है तो क्या इशू करता है? COI। फिर हमने केस पढ़ा था किसका? सैलमन वर्सेस सैलमन। मिस्टर सैलमन का किसका बिजनेस था? शू का। लेकिन उन्होंने बिजनेस किसको बेचा था? कंपनी को। कितने में? 0.38782। कंसिडरेशन कैसे मिला था? कंसिडरेशन कैसे मिला था? 10,000 के सिक्योर्ड डिवेंचर, 20,000 के शेयर्स, 8782 का कैश। कंपनी क्या फेस कर रही थी? फाइनेंशियल क्राइसिस। लायबिलिटी क्या हो गई थी? एक्सीड। किससे? लायबिलिटी कितनी हो गई? 18। और एसेट्स कितनी बची? 6050। आउटसाइड क्रेडिटर्स क्या कहने लगे? पहले हमें पेमेंट करो। लेकिन कंपनी ने पहले पेमेंट किसको किया? सैलमन को, क्योंकि क्या थी? सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर थी लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है कितने तक? जितने उसने शेयर लिया। अगर उसमें से कुछ पे कर दिया तो उसके लिए नहीं, जो पे करना बाकी है सिर्फ उतने के लिए लायबल होगा। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का बर्थ कैसे होता है तो डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन कोई जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर। कंपनी की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेपरेट। और कंपनी किसके नाम से प्रॉपर्टी परचेज करती है? अपने नाम से। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर्स क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू
प्राइवेट कंपनी में क्या है, रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक कंपनी में क्या है, फ्री ट्रांसफरिटी, कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है, कंपनी भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं, उसी के साथ कंपनी जो भी काम करेगी किसके हिसाब से करेगी, एमओए, अगर एमओए के हिसाब से करेगी तो एक्ट क्या होगा, वैलिड, और बाहर करेगी तो अल्ट्रा वायरस मतलब वॉइड। उसी के साथ मेंबर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट डिराइव करते हैं बिना मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हुए। कंपनी क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, लेकिन इसमें सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं बनती, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, प्रॉफिट होता है लेकिन उसी एक्टिविटी में दोबारा से लगा दिया जाता है। कंपनी की लाइफ कितने फेज में टर्मिनेट होती है, 2, फर्स्ट फेज इज वाइंडिंग अप, सेकंड फेज कंपनी के सिटीजन है, आंसर इज नो, कंपनी क्या नहीं है, सिटीजन नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट कहता है इंडिविजुअली क्या हो सकता है, सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने तरीके के राइट्स हैं, 2, फंडामेंटल राइट 2, एक पर्सन के लिए, दूसरा सिटीजन के लिए। कंपनी को कौन से राइट्स मिलेंगे, पर्सन, कौन से नहीं मिलेंगे, सिटीजन वाले नहीं मिलेंगे। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं, इट मींस यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कर दी जाती है, डिसरिगार्ड, क्यों की जाती है, टू लुक बिहाइंड एक्चुअली हु आर एक्चुअली कंट्रोल द कंपनी। कौन करता है, एनसीएलटी, कब करती है, जब कुछ केसेस डिफाइन है उस केस में। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में अंतर, पहला पॉइंट क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म में क्या नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। लिमिटेड लायबिलिटी, फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। कंपनी के केस में ट्रांसफरबिलिटी होती है, फर्म में ट्रांसफरबिलिटी नहीं होती। परपेचुअल सक्सेशन होती है, कंपनी में यहाँ परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती। फिर हमने कहा था कंपनी की डिसएडवांटेजेस, खर्चा बहुत आता है, ज्यादा लॉ की रिक्वायरमेंट है, कंट्रोल ऑनर का अलग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, टैक्स का बर्डन ज्यादा, कंपनी बंद करने में बड़ा लंबा टाइम लगता है। Part 2 company, private company is defined under section 2 clause 68, public company is defined under section 2 clause 71, one person company is defined under section 2 clause 62। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने मेंबर चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने, 200, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। उसी के साथ पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर कितने, 7, मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए 3 कंडीशन कहां पर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पहली रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200, 3 बातें ध्यान रखनी है, पहली ओपीसी इसमें काउंट नहीं होगी, ज्वाइंट अगर होल्ड करेगा तो 1 माना जाएगा, और एम्प्लॉय अगर शेयर होल्ड करते तो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरी कंडीशन, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक, पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड एट सेक्शन 2 क्लॉज, बोलो भाई, 2 क्लॉज 42, फॉरेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस प्लस क्या कैरी कर रही है, एनी बिजनेस एक्टिविटी। ओपीसी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 62, बस उठा के बड़ा हम तुम्हारे साथ है, मेंबर एक था, एक है और एक ही, डायरेक्टर एक से ज्यादा। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट, नेकी कर और दरिया में डाल। गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 45, ठीक है। उसी के साथ साथ फिर हमने आगे पढ़ी थी कौन सी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। फिर हमने क्या पढ़ा आगे बताइए, स्मॉल कंपनी 85 सेक्शन 2 क्लॉज 85, 2 कंडीशन ध्यान रखनी है, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। फिर निधि कंपनी, नीड वाली कंपनी, मेंबर से लेती है, मेंबर को ही पैसा देती है। डोरमेंट कंपनी, डोर क्लोज हो जाते हैं, आरओसी से स्टेटस लिया जाता है। इनएक्टिव का अगर कंपनी चालू हो जाती है फिर क्या हो जाती है, एक्टिव 5 साल के अंदर लेना पड़ता है, नहीं लिया तो कंपनी क्या कर दी जाएगी, बंद। मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। सेक्शन 3 मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है 1, 2 और 7, 1, 2 और 7, 1 इन केस ऑफ ओपीसी, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ओके, सेक्शन 7 इज प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, ये सारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ा था। शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और रेजिडेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, डिन, इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे। हो गया रिवाइज, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कल अगर मेरी क्लास हुई, वैसे मेरा टर्न तो एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, लेकिन अगर मेरी कल क्लास हुई तो हम इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, खत्म। थैंक यू बच्चों।